Hello, students. Very good afternoon to all of you. Welcome to Teacher Select Academy. We are live now. I am Gufran. हम लोग पिछले क्लास में हिंदी पेडागोगी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित शिक्षण कौशल और भाषाई कौशल को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियो के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि आपको भाषा से संबंधित जो कौशल की चर्चा हो रही है उसको एक एक करके एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाए। कल हम लोगों ने पठन कौशल और उससे संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया था और आज का हमारा टॉपिक है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल की चर्चा करनी है, सुनना। तो स्किल में जब हम क्रम से बात करते हैं, कल भी मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 स्किल बिल्कुल क्रम से है भाषा को सीखने में। क्रम में जब भी पूछे तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, शॉर्ट में LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, शॉर्ट में LSRW के तौर पे याद रख सकते हैं। और हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आज विशेष तौर पे हम देख रहे हैं श्रवण कौशल की चर्चा करें तो भाषा सीखने का ये प्रथम स्तर है, अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार भी है, क्योंकि इसके बगैर बाकी के अन्य कौशल विकसित होना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। हम श्रवण को सुनने में अर्थ से भी समझते हैं। सुनना 2 प्रकार का होता है, बिना समझे हुए सुनना और दूसरा भाषा को सुनकर अर्थ ग्रहण करना, जिससे हम फिर भाषा के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सुनने का आशय भाषा को सुनकर अर्थ ग्रहण कर और भाषा के माध्यम से प्रतिक्रिया देने से है। तो जब भी हम इन तथ्यों की चर्चा करेंगे कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें देखेंगे कि सुनने के अर्थ से अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षण के संदर्भ में सुनने का आशय भाषा को सुनकर अर्थ ग्रहण करने से रिलेटेड है। और जब हम अर्थ ग्रहण करने की बात करते हैं तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। भाषा परिभाषा के रूप में कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सार्थक ध्वनि शब्दों और भावों, यहाँ ध्यान रखिएगा ध्वनि शब्द और भाव की अलग अलग चर्चा की गई है। ध्वनि शब्द एवं भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण करना और उसका अर्थ ग्रहण करके और उसकी प्रतिक्रिया देना या उस प्रक्रिया को समझ पाना, ये श्रवण कहलाती है। ध्वनि शब्द और भावों को कानों के माध्यम से पहले सुनना, अर्थ ग्रहण करना, इस पूरे प्रक्रिया को हम श्रवण कहते हैं। इस तरह से हम आगे देखेंगे। इसमें हम बचपन से ही हम भाषा वगैरह सुनने को लेकर चर्चा करते रहते हैं। सुनने का आधार ही विचारों की अभिव्यक्ति कहलाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम बोलें, सुनने के बाद जो दूसरा कौशल है बोलना, तो इसके पहले सुनना कौशल का विकास करना होगा। जैसे अत्यंत छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, उनमें बोलने की अभी सलाहियत नहीं उत्पन्न हुई रहती है, तब तक वो सिर्फ सुनते हैं और सुनकर अपने मातृभाषा को सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं। इसलिए मातृभाषा के लिए जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसका सीखना, एक प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं, उसके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं पढ़ने और समझने के लिए कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, शब्द भंडार में बच्चों की वृद्धि होती है, बोलने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे बातें जो सुनने से संबंधित है उसको यहाँ कंपाइल किया गया है। आप इसमें देख के अगर चाहे तो आराम से डिटेल नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है जिस पर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, जो कि CTET या अन्य TET एग्जामों में ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कौशल के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। श्रवण कौशल के विकास का आशय क्या है? उन्हें मौखिक भाषा सुनकर उसे अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया में निपुण करना ही मुख्य मकसद होता है। भाषा सुनकर उसके अर्थ और भाव को समझने की प्रक्रिया में निपुण करना, इसके लिए बालकों को सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाता है। और ये कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे, जरा सा आप लाइन बाय लाइन इनको देख सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है।
श्रोता को भाषा की ध्वनि या ध्वनि समूहों एवं शब्दों का ज्ञान कराते हैं। जो सुन रहा है उसे शब्दों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। दूसरा है, श्रोता में मूल ध्वनियों एवं ध्वनि समूहों में अंतर करने की योग्यता होती है। शब्दों में या ध्वनि में अंतर करने की योग्यता सुनना कौशल से आता है। 2 बार ये एग्ज़ाम सीटीटी वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा कि ध्वनि शब्दों में अंतर करने के लिए बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, तो वह है सुनना कौशल। श्रोता में सुनने की तत्परता उत्पन्न करना, तत्परता यानी रेडीनेस, बच्चों को तैयार करना ताकि वो सुन के अर्थ को ग्रहण करे, समझ सके, इसके लिए उन्हें तत्पर करते हैं। श्रोता में सुनने में उसकी रुचि और अवधान को देखना है। यहाँ अवधान अटेंशन है, जिसको सावधान बोलते हैं, अटेंशन मतलब ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना, वही अवधान कहलाता है, अटेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सुनने में उसकी रुचि और उसके अटेंशन दोनों को, अवधान वगैरह को देखते हैं। ये श्रोता में विकसित करने का काम किया जाता है। किसके माध्यम से? सुनने के माध्यम से। ये कौशल है। श्रोता में धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत विकसित होती है, यानी मन लगाकर एकदम ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनने की आदत विकसित होगी। सुनी हुई सामग्री का अर्थ एवं समझने की योग्यता विकसित होगी। बोलने वाले के हाव भाव के अनुसार अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता भी विकसित होगी। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। श्रवण कौशल के विकास की चर्चा कर ले कि बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे करेंगे। तो विकास की प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाती है, जब बच्चे स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, और सतत प्रयास और अभ्यास के आधार पर ये पूरी होती है। इसके आवश्यक तत्व कौशल के लिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में सुनना या श्रवण कौशल का विकास हो, तो आपको निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से हैं, जरा लाइन बाय लाइन देख ले। माता पिता द्वारा इनको छोटी छोटी रोचक कहानियाँ सुनाई जाए। अरे वही राजा रानी वाली कहानियाँ जो बच्चों को सुनाई जाती है, उससे बच्चों में भाषा का विकास होता है। बच्चों के रुचियों के अनुसार छोटे छोटे गीत सुनाए जाए। जो बच्चों को अच्छा लगे वो काम करते हैं, और उससे बच्चों में भाषा का विकास होता है। श्रवण इंद्रियों की उचित देखरेख करें तथा कर्ण दोष होने पर उचित उपचार करें, यानी कि उनके सेंसेस में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, सुनने में, कान वगैरह में, इन सब चीज़ों को चेक कराते रहें। जैसे होता है ना, चुटकी ऐसे बजा के और डॉक्टर चेक करता है कि बच्चे को लेफ़्ट राइट दोनों कान से सही सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो बचपन में ही वो सब चेक करते हैं वो, कि आवाज़ को ये कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं तो उसका सही उपचार कराना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुनने के बाद ही बोलना कौशल का विकास होता है, ध्यान रखिएगा। सुनाए गए कहानियों, कविताओं एवं गीतों पर आधारित 1 या 2 रोचक प्रश्न भी पूछें। कई बार बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो सिर्फ सुनते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि इंटरेस्ट वगैरह चेक करने के लिए उनमें से 1-2 प्रश्न भी करें। कौन से बच्चे जवाब दे पाते हैं, इससे पता चलता है कौन कितना अटेंटिव होकर सुन रहा है। शिक्षक पाठों का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण करें। उचित स्वर, गति एवं भाव भंगिमा का प्रदर्शन करें। कक्षा में अगर ये हो रहा हो तो उच्चारण शुद्ध करना चाहिए शिक्षक को। उचित स्वर रखें, ना बहुत तेज़ ना बहुत स्लो। गति का ध्यान रखें, और भाव भंगिमा यानी गेस्चर पोस्चर, वो कैसे खड़ा है, किस तरह से इशारा कर रहा है, हाव भाव हाथों से कैसे प्रकट कर रहा है, आइज़ मूवमेंट वगैरह कैसे हैं, आँखों का मूवमेंट, चेहरे का एक्सप्रेशन, वो सब भाव भंगिमा है, तो वो सब सही प्रदर्शन करें, उचित प्रदर्शन करना चाहिए। उच्च कक्षाओं में विद्यालय में अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना चाहिए। उच्च कक्षा में बच्चे भाषा को सीखने को लेकर अंताक्षरी में गाना ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि कविताओं के माध्यम से एक दूसरे को लोग पछाड़ने की कोशिश करते हैं। शब्दों के बाण से कई बार एक दूसरे को घायल करने की कोशिश करते हैं। अंताक्षरी कई प्रकार की हो सकती है। भाषण के माध्यम से कर सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह का आयोजन कराएं तो बच्चों में भाषा का विकास, यानी कि सुनने कौशल का विकास भी होगा, भाषा का विकास होगा। बच्चों द्वारा देखे गए या सुने गए विषय वस्तु से संबंधित कुछ आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाए। आलोचनात्मक प्रश्न पूछने से ये फ़ायदा होगा कि बच्चे किसी भी चीज़ को अगर समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट की चर्चा कर पाएंगे, दोनों पक्षों के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। इसलिए आलोचनात्मक प्रश्न पूछना बच्चों से ज़रूरी होता है। अब श्रवण कौशल का महत्व क्या है भाई? बिना सुने तो अन्य किसी भी कौशल को प्राप्त नहीं कर सकते। ये श्रवण कौशल का महत्व हो सकता है। कहा जाए तो श्रवण कौशल भाषा विकास की आधारशिला है। अगर ये बेस ही ना रहे तो अन्य किसी भी कौशल का विकास होना संभव
नहीं हो पाएगा और बच्चे अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान भी सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस कौशल में से बच्चे अपने शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। कुछ तथ्यों को समझने की ज़रूरत है कि इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे क्या क्या कारण है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, प्रारंभ स्तर पर बालक में ज्ञान प्राप्ति का आधार श्रवण ही होता है। वह सुनकर ही अपने आसपास एवं परिवार के बारे में पहले जानता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का महत्व अधिक है। ध्वनियों को वो अपने बड़ों से सुनता है और उसे मस्तिष्क में अंकित करता है और फिर उसका प्रयोग करता है वक्त के अनुसार। भाषा अनुकरण के द्वारा सीधी जाती है, नए नए शब्दों भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ध्यान रखिएगा, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है और नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि भी करता है। बालक परिवार के सदस्यों एवं अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव, उचित स्वर, गति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी इसी कारण बेहतर हो जाता है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। अगर हम ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को सुन नहीं रहे हैं तो हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्पीकर बने तो पहले आप एक अच्छे लिसनर बनिए। एक अच्छे श्रोता बनेंगे तो एक अच्छे वक्ता जरूर बनेंगे। साहित्य की विविध विधाओं का अध्ययन, व्याख्या एवं अर्थ ग्रहण श्रवण पर ही आधारित है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं, लिटरेचर वगैरह, और उसकी विधाओं के बारे में, उसके रसों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसकी व्याख्या और अर्थ ग्रहण करते हैं किसी टीचर के माध्यम से। जब वो हमें समझाते और पढ़ाते हैं तो वो श्रवण पर ही आधारित होता है। हम पहले सुनते हैं, समझते हैं तथ्यों को, फिर उस पर अमल करते हैं और वैसे ही विधा अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी उस काबिल हो सके कि उन्हीं विधाओं के साथ हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वैसी शिक्षा दे सकें। तो इस तरह से आपने अभी देखा जो श्रवण कौशल से संबंधित मुख्य बातें थी। अब पठन हो गया, श्रवण हो गया, तो लेखन कौशल की चर्चा भी हाथों हाथ कर ही लेते हैं साथ ही साथ। लेखन कौशल क्या है? तो बालक अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दो रूप से करता है, या तो बोलकर या लिखकर। जब बालक अपने विचारों को ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित करके बोलता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लेकिन जब उन्हीं भावों, विचारों, स्वानुभाव को सार्थक विशिष्ट ध्वनि प्रतीक के माध्यम से, ध्वनि से नहीं, ध्वनि प्रतीकों के द्वारा लिख कर अभिव्यक्त करे तो वो क्या बन जाती है? लेखन कौशल कहलाती है। तो ध्वनि निकाल के कहे तो ध्यान रखिएगा कि वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाएगा, और जब लिख के करे प्रतीकों के माध्यम से तो हम उसे लेखन कौशल कह सकते हैं। उसको लिख के अभिव्यक्त करना उसकी अभिव्यक्ति कहलाएगी। यानी ध्वनि प्रतीकों का इसमें अवश्य रूप से प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं प्रतीकों को, विशिष्ट चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लिपि के बारे में यहाँ दी गई है बात, उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। क्वेश्चन हर साल इससे रिलेटेड होके आए हैं लिपि से। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि, पंजाबी की गुरमुखी लिपि और हिंदी देवनागरी लिपि में। तो बालकों को लिखित कार्यों में, ये लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करने में निपुण और दक्ष बनाना ही लेखन कौशल कहलाता है। लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करने में हम उसे दक्ष बनाएं, निपुण बनाएं, तो कह सकते हैं कि बच्चों में लेखन कौशल का विकास हो रहा है। अब दो तथ्य यहाँ समझने वाली बात हो सकती है। नंबर 1 कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसकी कोई लिपि ना हो, और दुनिया में जितनी लिपियाँ हैं उसकी कोई ना कोई भाषा है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, और एक लिपि में कई सारी भाषाएं शामिल हो सकती हैं। कुछ बात समझ में आई? एक लिपि में कई सारी भाषाएं शामिल हो सकती है। जैसे हिंदी में सिर्फ हिंदी नहीं आता, हिंदी में हिंदी आता है, मराठी आता है। देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, नेपाली, 3 भाषाओं का संगम है। संस्कृत भी देवनागरी का ही हिस्सा है। तो इस तरह एक लिपि में अनेकों भाषाएं शामिल हो सकती है, और एक भाषा को कई लिपियों में लिख सकते हैं। दोनों लाइन को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक लिपि में कई भाषाएं शामिल हो सकती है, और एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ,
इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, MAI मैं, BAZAR बाज़ार, फिर वैसे ही जाता हूँ, इसको मैंने रोमन में लिख दिया, सेम वर्ड है। इसको मैं उर्दू में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं संस्कृत में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं गुरुमुखी में, नेपाली में, हिंदुस्तान के या विश्व के किसी भी भाषा में, किसी भी लिपि में मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ। यानी एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। कोई एक लाइन या कथन कई लिपियों में हो सकती है और एक लिपि में कई भाषाएं शामिल हो सकती है। इसको नोट कर लीजिए कहीं भी, हर साल इससे संबंधित एक सवाल आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लिखित अभिव्यक्ति को हम कई अर्थों में मौखिक अभिव्यक्ति से अधिक महत्वशाली समझते हैं। भाई मौखिक से ज़्यादा तो बेहतर लिखित ही होती है। कोई भी सरकारी काम अगर होना होता है तो लोग एक ऑर्डर मांगते हैं और वो ऑर्डर लिखित होता है, मौखिक नहीं। कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कहते हैं आप लिख के दीजिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। लोग मौखिक कई बार कहते हैं ना, मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई भी ऑफिसर कहता है किसी भी सरकारी काम में, कोई भी सरकारी अफसर ऐसी बात कह सकता है तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, मैं आपकी मौखिक बात पे यकीन नहीं करता, आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। मीन्स मौखिक से ज़्यादा लिखित चीज़ों का महत्व होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि लिखित भाषा ही मौखिक भाषा के रूप को परिमार्जित कर उसे निश्चित रूप प्रदान करती है, अस्थायित्व लाती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये उपलब्धि और विचार हस्तांतरित भी होती है। हमारे विकास का एक बहुत बड़ा आधार ये भी है कि चीज़ें पुरानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों के रूप में शक्ल में हमें मिलती जा रही है, संस्कृति और हमारी सभ्यता जो हमें सीखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये लिखित सामग्रियों का ही नतीजा है कि हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। साथ ही लिखित भाषा से बालक अपने विचारों को दूसरों तक वह नहीं पहुंचा सकता, संप्रेषित कर सकता है। तो बालक को लेखन कौशल में निपुण होने के लिए भाषाई कौशल के विकास का वैज्ञानिक क्रम और इन कौशलों में दक्ष होना जरूरी है। और वो क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बिल्कुल क्रम से है, इसको वैज्ञानिक क्रम कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना 4 कौशल है और चारों कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बालकों को लिखित अभिव्यक्ति का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं लिखित अभिव्यक्ति के लिए, कि लिखित अभिव्यक्ति बालक के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाता है। जो दिमाग में चल रहा है हाथ उसे तुरंत नोट करती है, तो दोनों का संतुलन बनता है। लिखित अभिव्यक्ति ही साहित्य के भंडार में वृद्धि करता है। कोई आदमी सिर्फ मौखिक कह रहा है तो उससे साहित्य में वृद्धि नहीं होती, बल्कि लिखित कोई किताब या किसी जर्नल के शक्ल में अगर हमें मिल रहा है तो हमारे साहित्य में वृद्धि हो रहा है। व्यक्ति के विचारों का संरक्षण होता है लिख देने से, सुरक्षा होती है और अस्थायित्व लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ही हो सकता है। व्यावसायिक और औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। लिखित भाषा या अभिव्यक्ति द्वारा सुदूर व्यक्तियों को अपने संदेश या विचारों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दैनिक जीवन का विवरण व हिसाब किताब तथा व्यावसायिक कार्य लिखित भाषा पर ही आधारित होते हैं। इस तरह से हमने उसके महत्व को जाना, लिखित भाषा के क्या क्या महत्व है। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है, अगर ये कौशल हम सीख रहे हैं लिखने का कौशल, तो मेरा क्या उद्देश्य होगा। उद्देश्य को इस प्रकार देख सकते हैं, बालकों को सुंदर, स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखने में निपुण बनाते हैं। छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों का ज्ञान होता है। बालकों में ध्वन्यात्मक शब्दों को लिपिबद्ध करना और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना भी होता है। बालकों में विषय के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना होता है। बालकों में अपने अनुभवों व विचारों को लिखकर व्यक्त करने की योग्यता का विकास किया जाता है। फिर बालकों में वाक्य संरचना के नियमों से परिचित करना तथा वर्णों का ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना मकसद होता है। तो लेखन कौशल का विकास कैसे करेंगे भाई, सुनना, बोलना, पढ़ना, तीनों कौशल विकसित हो जाएगा तब जाकर लेखन कौशल पर बात आती है। क्वेश्चन सीटीईटी में देखिए कैसे, मतलब किस तरह टिपिकल क्वेश्चन किया जाता है इन्हीं चीज़ों में से। कहता है लेखन कौशल में निम्नलिखित समाहित है, ऑप्शन देता है सुनना, बोलना, पढ़ना और इनमें से सभी। तो भाई लेखन कौशल तक हम पहुंच रहे हैं, मतलब पहले के तीनों कौशल को हम बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, तब तो हम लेखन कौशल पे जा रहे हैं। तो लेखन कौशल में क्या क्या ऑलरेडी समाहित हो चुका है, तो सुनना हो चुका है, बोलना हो चुका है, पढ़ना हो चुका है, तभी तो हम लिखने पर पहुँचे हैं।
छत पे जा रहे हैं तो सीढ़ियों से होकर ही जाएंगे ना। तो मान लीजिए 3 सीढ़ी है और चौथे पर हम चढ़ रहे हैं तो हम छत पे पहुंच जा रहे हैं। तो छत पे जा रहे हैं तो तीनों सीढ़ियों को चल के ही तो जाएंगे, तीनों सीढ़ियों को बिना पार किए कैसे छत पे चले जाएंगे। अब सब कोई सुपरमैन और स्पाइडरमैन तो नहीं होता कि बस उड़ा और चला गया। उन्हें सीढ़ियों से जाना होगा, क्रम से जाना होगा। और वही है सुनना, बोलना, पढ़ना, इन तीनों क्रम को जैसे जैसे हम पार करते जाएंगे हम अपने लेखन कौशल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। भाषा शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में इन चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे चारों कौशल बच्चों में विकसित हो ही जाते हैं। अक्षरों की पहचान करना, शुद्ध उच्चारण करना, बोलना सीखना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इसका उपयोग करना भी सीख जाता है। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए कुछ विधियाँ दी गई है कि बच्चों में लेखन कौशल कैसे विकसित होगा। तो नंबर 1 है, बच्चों को लेखन तभी सिखाना प्रारंभ करें जब उसकी उंगलियों और हाथों की मांसपेशियाँ कलम पकड़ने योग्य हो जाए। ऐसा नहीं कि कलम बच्चा पकड़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है और आप उसको लिखाना चाहते हैं, लिखना कौशल विकसित करना चाहते हैं, तो नहीं। मांसपेशियों में, उंगलियों में इतनी ताकत, इतनी मजबूती होना चाहिए ताकि वो पेन पेंसिल को बेहतर तरीके से पकड़ सके मजबूती से और उसे आवश्यकता अनुसार मूव कर सके, घुमा सके, तो ही तो लिखने की कौशल विकसित होगी। सेकेंड पॉइंट, प्रारंभ में बच्चों से पेंसिल या चॉक से कागज या श्यामपट्ट पर तरह तरह की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराते हैं। बालकों से तरह तरह के बीजों की सहायता से खेल खेल में विभिन्न वर्गों की आकृतियों बनाने का अभ्यास करवाते हैं। बच्चों को ज़मीन पर, बालू या रेत पर उंगली घुमाकर वर्णों की आकृतियों का अनुसरण करने के लिए कहते हैं, कॉपी करने के लिए, कि एक बना दिए गए हैं उसी पर उंगली वगैरह घुमा के कॉपी करते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। बच्चों को विभिन्न वर्गों की आकृतियों से बने चित्र या उसकी प्रति दिखाकर उसे बनाने का अभ्यास करेंगे। अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर एक एक टुकड़े का अभ्यास कराएं और पुनः उसको मिलाकर पूरा अक्षर बनाना सिखाएं। जैसे स बनाना है तो पहले र बनाना सिखाएंगे, फिर र से कनेक्ट करके उसे स बनाने का प्रयत्न करवाएंगे। तो टुकड़ों में कर करके उसे सिखाएंगे, आसान हो जाएगा। अनुलिपि, प्रतिलिपि व श्रुति लिपि के माध्यम से वर्णों को शुद्ध शुद्ध लिखने का अभ्यास करवाएंगे। कलम को अंगूठे और मध्य उंगली के बीच रखा जाना चाहिए तथा तर्जनी यानी कि अंगूठा, तर्जनी बीच की उंगली होती, अंगूठी कलम के ऊपर हो, साथ ही कलम को नीब से 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर पकड़ना चाहिए। मतलब जहाँ पे रबर बैंड दिया रहता है ना पेन में, वहाँ पे पकड़ना चाहिए जो 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। बिल्कुल कलम के नीब के पास पेन नहीं पकड़ना चाहिए, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। तो इस तरह से लिखित मतलब लेखन कौशल के बारे में आपने पढ़ा और समझा। अब एक है मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक कौशल के बारे में, बोलना कौशल के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में ऑलरेडी 2 कौशल हो चुके हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी अलग अलग तथ्यों से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।